हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी ऑफिसर्स अडर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं वे सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली आप सभी को। लगातार हम आपको आरबीडब्ल्यूएम रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की लगातार प्रिपरेशन करवा रहे हैं, लगातार तैयारी करा रहे हैं। जीआईबी का एग्जाम अभी आपका मई 2024 में होने वाला है और उसमें अभी पेड क्लासेस में हम आपके साथ में एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है रिकवरी ऑफ रिटेल लोन्स, है ना। टॉपिक का नाम ये है, दिस इज द टॉपिक, रिकवरी ऑफ रिटेल लोन। इसके बारे में हमारा डिस्कशन चल रहा है और आरबीडब्ल्यूएम रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का दिस इज द यूनिट नंबर 14, यूनिट नंबर 14 है यहाँ पर, जिसकी आपको प्रिपरेशन करवाई जा रही है, जिसकी तैयारी आपको कराई जा रही है। रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट सबसे लास्ट पेपर होता है जीआईबी में एंड ये सबसे खास भी रहता है क्योंकि आरबीडब्ल्यूएम रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में हमेशा टारगेट करके चलो कि कम से कम 60 प्लस स्कोर करना है, सो दैट एग्रीगेट जो स्कोर है 400 में से 200 मार्क्स आपको मिल जाए। और उसको लेकर हार्ड कॉपी में ये बुक भी आपके लिए अवेलेबल है जिसमें 1800 प्लस क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। ये आपको adda24/com पर मिल जाएगी, है ना। चलिए, और यहाँ पर जो टॉपिक आपका क्लास में डिस्कस हो रहा है वही टॉपिक हम आपके साथ में यहाँ पर भी डिस्कस कर रहे हैं। तो रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की हम आपको पेड क्लासेस भी लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं, पेड क्लासेस भी आप तक पहुंच रही हैं। और ये जो पेड क्लासेस हैं इसमें हम फोकस करते हैं किसके ऊपर, वहां पर फोकस रहता है कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है आज के टाइम में एग्जाम को पास करने के लिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना मैंडेटरी है, मतलब। ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए आपके लिए जो सबसे परफेक्ट रहता है वन स्टॉप सॉल्यूशन है, चाहे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो, चाहे किसी ई बुक्स या शॉर्ट नोट्स आपको चाहिए, चाहे मिनी मैराथन, फुल फ्लैज मैराथन या लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स या हर लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो, तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है जेआईबी का महापैक 2.0। ठीक है, जेएआईआईबी का जो महापैक है, ठीक है, 2.0, उसमें आप अपना एनरोलमेंट आज कर लो। उसमें आज जो सेल ऑफर है एक दिन के लिए एक्सटेंड हुआ है, उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा, उसका फायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें एनरोलमेंट करके अपनी जो प्रिपरेशन है, तैयारी है, वो शुरू कर दीजिए, तुरंत स्टार्ट कर दीजिए, सो दैट आपकी जो प्रिपरेशन है वो आज से ही स्टार्ट हो जाए। चलिए, आरबीडब्ल्यूएम यूनिट नंबर 14 के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर आया है और ये क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट फैक्टर्स प्लेज ए क्रूशियल रोल इन ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिसीजन टू लॉन्च एन एसेट प्रोडक्ट। अगर कोई भी बैंक अपना एसेट टाइप का जो प्रोडक्ट है उसको लॉन्च करना चाहता है, अगर बैंक की तरफ से कोई एसेट वाला जो प्रोडक्ट है उसको लॉन्च करना है, तो इसके लिए अगर आप देखोगे इनमें से कौन सा जो फैक्टर्स है वो बहुत जरूरी हो जाता है। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो यहां पर एक क्रूशियल यानी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके लिए, है ना, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी बैंक हो, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, उसके लिए। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि उसमें ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है बैंक की वो मैटर करती है, बैंक की मार्केट जो स्ट्रेटजी है वो इंपैक्ट करेगी, बैंक का रिस्क एपेटाइट एंड एफिशिएंसी ऑफ द कलेक्शन डिपार्टमेंट है वो इंपैक्ट करेगा, या करंट इंटरेस्ट रेट मार्केट में कितने चल रहे हैं। तो इसमें अगर आप मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को देखेंगे तो कौन सा होगा, यहां पर हम सी के ऊपर टिक करेंगे। ठीक है, रिस्क, बैंक का रिस्क एपेटाइट यानी बैंक की रिस्क बियरिंग कैपेसिटी कितनी है, बैंक कितना रिस्क ले सकता है यहां पर, एंड उसके साथ साथ जो बैंक का कलेक्शन डिपार्टमेंट है वो कितना एफिशिएंट है, अगर हमने लोन दिया उसकी रिकवरी हम किस तरीके से और कितनी जल्दी कर पाएंगे यहाँ पर, है ना, बैंक की रिकवरी कितनी इफेक्टिव है यहाँ पर, वो मैटर करेगी। तो इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टिक करना है। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप देखोगे, व्हाई डिड पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बिकम कॉशंस इन देयर रिटेल लेंडिंग एंड व्हाट मेजर्स डिड दे टेक इन रिस्पॉन्स टू राइजिंग डिलिक्वेंसीज एंड डिफॉल्ट्स। अगर आप किसको देखेंगे, अगर आप यहां पर पब्लिक सेक्टर बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को देखेंगे, है ना, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, उन्होंने यहाँ पर एक तरह का जो अलर्ट है, एक तरह का जो क्वेश्चंस है, एक तरह का जो खतरा है, वो रिटेल बैंकिंग में यहाँ पर बना दिया है। ठीक है, तो इसको लेकर अगर हम मेजर करने की बात करते हैं, तो जिस तरीके से यहाँ पर जो लोन है, रिटेल लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं, है ना, उसमें
ड्यू डेट में रीपेमेंट नहीं आ रहा है, तो उसको लेकर इनमें से कौन से ऑप्शन के ऊपर आप टिक करेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है दे शिफ्टेड देयर फोकस एंटायरली टू कॉर्पोरेट लेंडिंग। बी कहता है बैंक्स रीशेड्यूल हाउसिंग एंड एजुकेशनल लोन टू अवॉइड स्लिपेज इनटू दी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जो एनपीए कैटेगरी है उसमें बैंक ना पहुंचे, और यही सबसे बड़ा उसके पीछे का रीजन भी है। बैंक्स ने, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, एनपीए से बचने के लिए, है ना, अपने ज्यादा एनपीए नहीं दिखाने के लिए, तो बैंक्स ने रीशेड्यूल किया है ना, किसकी रीशेड्यूलिंग की है? जो यहां पर हाउसिंग एंड एजुकेशनल लोन है उनकी यहां पर रीशेड्यूलिंग कर दी है, सो दैट जो लोन है उसको डिफॉल्ट होने से, डिफॉल्ट ना दिखाया जाए, एंड अगर उसको डिफॉल्ट नहीं दिखाएंगे तो वो यहां पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट नहीं होगा। लोन की रीशेड्यूलिंग का मतलब है कि पुराने लोन को चुकाने के लिए नया लोन कस्टमर को सैंक्शन कर देना, नया लोन दे देना यहाँ पर, सो दैट वो अपना ओल्ड लोन पे कर सके। तो जब नया, पुराना लोन पे हो गया, नया लोन दे दिया उसको, तो नया लोन एक फ्रेश लोन काउंट होगा, तो फ्रेश एसेट्स में आ जाएगा यहाँ पर, और वो एनपी कैटेगरी में आएगा नहीं। तो इसमें हम किसके ऊपर? बी के ऊपर टिक करेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए मोराटोरियम और हॉलीडे पीरियड इन लोन रीपेमेंट? जब भी लोन का रीपेमेंट शेड्यूल बनता है, तो लोन का रीपेमेंट शेड्यूल बनाने से पहले, है ना, जब हम कस्टमर को, जैसे हमने होम लोन दिया, तो जब तक कस्टमर का होम लोन दिया है, तो जब वो कस्टमर उस होम का या हाउस का कंस्ट्रक्शन कर रहा होगा, तो उतने समय के लिए कस्टमर को अपनी ईएमआई पे नहीं करनी होती है। ठीक है, हॉलीडे पीरियड या मोराटोरियम पीरियड इसको कहते हैं। जैसे किसी स्टूडेंट को हमने एजुकेशन लोन दे दिया, तो जितने समय तक स्टूडेंट पढ़ेगा उतने समय में उसको अपनी ईएमआई का रीपेमेंट नहीं करना होता है। तो इसका पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर? टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट ड्यूरिंग द इनिशियल लोन पीरियड। बी कहता है टू अलाउ बोरोवर टाइम टू प्रिपेयर फॉर लोन रीपेमेंट्स स्पेशली ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ द लोन। तो जब यहां पर लोन की इनिशियल स्टेज है, तो ऐसे केस में जो बोरोवर है ना, जो बोरोवर है यहां पर, बोरोवर को एक समय दिया जाता है, एक टाइम दिया जाता है, सो दैट यहां पर बोरोवर लोन का रीपेमेंट करने के लिए अपने आप को तैयार करे, लोन का रीपेमेंट करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करे यहां पर। ठीक है, तो इसके ऊपर मेन फोकस रहता है यहां पर। तो इसमें हम किसके ऊपर? बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है यहाँ पर? अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे, हाउ डज द रीपेमेंट स्ट्रक्चर इन एन इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट यानी ईएमआई प्लान टिपिकली चेंज ओवर द लोन पीरियड? ऑप्शन नंबर ए कहता है कि जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है दैट इज इंक्रीजेज व्हाइल द प्रिंसिपल कंपोनेंट डिक्रीजेज ओवर द टाइम। ईएमआई की खासियत आपसे पूछी जा रही है कि ईएमआई की खासियत क्या होती है यहाँ पर? बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द लोन पीरियड। उसके बाद में सी कहता है कि जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो इंक्रीज व्हाइल द इंटरेस्ट कंपोनेंट डिक्रीज ओवर द टाइम। एंड ऑप्शन नंबर डी कहता है कि जो ईएमआई है उसमें जो अमाउंट है वो डिक्रीज होती है प्रोग्रेसिवली ओवर द लोन पीरियड। तो भाई जब भी ईएमआई बनती है, तो ईएमआई में दो कंपोनेंट होते हैं, है ना, ईएमआई में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इनिशियल स्टेज में ज्यादा होता है और समय के साथ साथ कम होता चला जाता है। वैसे ही अगर आप देखोगे यहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो इनिशियल स्टेज में कम रहती है यहाँ पर, लेकिन समय के साथ साथ वो इंक्रीज होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो ये लेस होता चला जाता है समय के साथ साथ, और ये हाई होता चला जाता है, ये इंक्रीज होता चला जाता है, ये डिक्रीज होगा समय के साथ साथ, और ये यहाँ पर इंक्रीज होता चला जाता है, लेकिन जो अमाउंट है वो सेम ही रहती है। तो ऐसे केस में अगर जो आंसर है हमारा वो कौन सा हो जाएगा? तो प्रिंसिपल कंपोनेंट जो इंक्रीज, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो समय के साथ साथ इंक्रीज होता चला जाता है, ठीक है, बढ़ता चला जाएगा। वहीं पर अगर आप इंटरेस्ट कंपोनेंट की बात करेंगे तो समय के साथ साथ वो डिक्रीज होता चला जाता है जैसे जैसे कस्टमर अपनी ईएमआई का पेमेंट करता चला जाएगा। ओके, चलो आप बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर क्या कहता है, इस क्वेश्चन को देखिए। व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन ए फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट लोन एंड
एन इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट लोन EMI इन टर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल कंपोनेंट। तो जब भी हम इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कंपोनेंट्स की बात करते हैं, जब भी हम इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की बात करेंगे यहाँ पर, तो उसमें आप मुझे यहाँ पर बताइए कि जो की डिफरेंस है वो क्या है यहाँ पर, जब हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट लोन की बात करते हैं और इक्विटेड इंस्टॉलमेंट लोन की बात करते हैं, जब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की बात आती है। तो इसमें भी हमारे पास में 4 ऑप्शन है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि इन ए फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट लोन इंटरेस्ट कंपोनेंट डिक्रीज वाइल प्रिंसिपल कंपोनेंट इंक्रीज ओवर द टाइम, वाइल इन एन EMI बोथ कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट। in both fixed installment loan and EMI the interest component is always higher than the principal component throughout the loan period। उसके बाद में सी कहता है कि इन ए फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट लोन इंटरेस्ट एंड जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है दीज आर डिवाइडेड इक्वली थ्रू आउट द लोन टर्म, जबकि EMI में जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो इनिशियली हायर रहता है और समय के साथ साथ यहाँ पर डिक्रीज होता चला जाता है, डिक्रीज ओवर द टाइम, जो इंटरेस्ट है वो डिक्रीज होता चला जाएगा, है ना। तो आंसर कौन सा होगा हमारा, इसमें सी के ऊपर टिक करेंगे। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो सी है। जो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट लोन है ना, उसमें जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो दोनों बराबर रहते हैं यहाँ पर, जो भी लोन का टाइम पीरियड है तब तक। लेकिन EMI वाले जो लोन है उसमें जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो शुरू में ज़्यादा रहता है और समय के साथ साथ डिक्रीज होता चला जाता है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। वीडियो को लाइक बटन के ऊपर जरूर क्लिक कर लीजिएगा सो दैट सारे क्वेश्चंस आपके अकाउंट में सेव हो जाएं, और जब भी आप इन क्वेश्चंस की अगेन प्रैक्टिस करना चाहोगे, प्रैक्टिस के लिए सारे क्वेश्चंस आपके पास में अवेलेबल रहेंगे। चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और डायरेक्टली आपके सिलेबस से बने हुए हैं, डायरेक्टली आपके सिलेबस से रिलेट करते हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे सिलेबस का आपका जो रिवीजन है वो क्वेश्चन की फॉर्म में होता चला जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन तभी यूजफुल होते हैं, क्वेश्चन तभी काम आते हैं जब उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है। तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत जरूरी है, और इसमें जो रामबाण का काम करता है वो है GIB का महापैक 2.0। तो अगर आपके पास में GIB का महापैक 2.0 नहीं है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, क्लिक करें और आज ही एनरोलमेंट करके, ठीक है, अपने पास में GIB का महापैक 2.0 रख लो, क्योंकि उसमें मिनी मैराथन, फुल फ्लेज मैराथन, लाइव क्लासेस आपको इंस्टेंट बेसिस पर मिलने शुरू हो जाती हैं। How do bank handle changes in the interest rate for loan with floating interest rate? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट वो होता है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता रहता है, बदलता रहता है ना। एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। तो यहां पर अगर मैं बैंक्स की बात करूं तो बैंक यहां पर किस तरीके से हैंडल करता है चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट फॉर द लोन, लोन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उनको कैसे हैंडल करेगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट डू नॉट अफेक्ट EMI और लोन टेन्योर्स। बी कहता है बैंक्स ओनली चेंज लोन टेन्योर कीपिंग द EMI कांस्टेंट। उसके बाद में सी कहता है बैंक्स में एडजस्ट आइदर द EMI अमाउंट और द लोन टेन्योर इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट। डी कहता है बैंक्स ऑलवेज रिड्यूस द EMI व्हेन इंटरेस्ट रेट डिक्रीज। तो इनमें से कौन सा है, तो इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे। जो बैंक्स हैं मे एडजस्ट आइदर द EMI अमाउंट और द लोन टेन्योर इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द इंटरेस्ट रेट। तो अगर यहाँ पर EMI अगर जो टाइम पीरियड है वो रीशेड्यूल करना है, टाइम पीरियड चेंज करना है, तो ऐसे केस में अगर EMI की अमाउंट को एडजस्ट करने की बात आती है तो या तो लोन का जो टेन्योर है उसमें चेंज कर दो या रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज हो जाएगा। तो टेन्योर या रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई से भी चेंज होता है तो EMI की जो अमाउंट है वो चेंज हो जाएगी, दैट विल बी इफेक्ट। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, इसमें हम लोग सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे और ये क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट ए डिफॉल्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ लोन रीपेमेंट। अगर यहाँ पर लोन का रीपेमेंट करने की बात आती है ना, अगर क्या होता है, अगर लोन का रीपेमेंट करने की बात आती है तो इनमें से क्या है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स ए डिफॉल्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ लोन रीपेमेंट। ऑप्शन नंबर ए कहता है चेंज इन द इंटरेस्ट रेट ऑफ द लोन। बी कहता है यहाँ पर यूज ऑफ क्रेडिट फॉर पर्पस अदर देन दोज इंटेंडेड। सी कहता है नॉन पेमेंट ऑफ एग्रीड इंस्टॉलमेंट विद इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। और डी कहता है प्रोवाइडिंग इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट सिक्योरिटी और हाइपोथिकेशंस। तो इनमें से कौन सा है, तो जब भी लोन के रीपेमेंट करने की बारी आएगी, जब भी लोन के रीपेमेंट
को यहाँ पर कंसीडर करेंगे तो उसमें हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा, सी के ऊपर टिक करेंगे यहाँ पर। नॉन पेमेंट ऑफ एग्रीड इंस्टॉलमेंट, अगर कस्टमर की तरफ से जो भी ईएमआई है, इंस्टॉलमेंट है, जिसके लिए कस्टमर एग्री हो गया है, अगर वो उसका पेमेंट नहीं करता स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, तो ऐसे केस में उस लोन को यहां पर डिफॉल्ट कंसीडर किया जाएगा। और यही जो लोन डिफॉल्ट है बाद में जाकर एनपीए डिक्लेयर हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में डिक्लेयर हो जाता है। और जब वो एनपीए डिक्लेयर होगा तो हम कस्टमर से रिकवरी करने के लिए जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देंगे। ओके, चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है यहां पर, हाउ कैन अ प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीज ईएमआई ड्यू टू इंटरेस्ट रेट हाइक इन होम लोन बी एड्रेस। जो यहां पर ईएमआई लगातार इंक्रीज हो रही है ना, ईएमआई इंक्रीज होने की जो प्रॉब्लम है, जिसकी क्यों हो रही है ईएमआई इंक्रीज, क्योंकि यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लगातार बढ़ रहे हैं होम लोन के ऊपर। तो आप इसको कैसे एड्रेस करोगे, आप इसको कैसे संबोधित करेंगे यहां पर। तो इसको लेकर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। इन चारों में से कौन सा है जिसके ऊपर टिक किया जाए। तो अगर आप ऐसे केस में देखेंगे तो ऐसे केस में कस्टमर यहां पर अपनी जो हायर ईएमआई है उसको पे करके, है ना, हायर ईएमआई का भुगतान करके यहां पर मेंटेन कर सकता है जो ओरिजिनल रीपेमेंट पीरियड है। या दूसरा यहां पर क्या हो सकता है, एक्सटेंडिंग द रीपेमेंट पीरियड ऑफ अकोमोडेट एज अ रिड्यूस ईएमआई, है ना। दूसरा यहां पर जो एक्शन लिया जा सकता है वो है कि जो रीपेमेंट पीरियड है, जो रीपेमेंट शेड्यूल है, उसको यहां पर एक्सटेंड कर दिया जाए, रीपेमेंट शेड्यूल को यहां पर बढ़ा दे, है ना। अगर इनमें से कुछ भी किया जाता है तो इसका जो इंपैक्ट है वो यहां पर पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो इसमें हम किसके ऊपर, बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर है। भाई अगर ईएमआई को उसी लेवल पर रखना है, ईएमआई को उसी लेवल पर मेंटेन करना है, तो इनमें से कोई ना कोई जो एक्शन है वो लेना होगा यहां पर। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, और सेकंड लास्ट क्वेश्चन को देखिए और मेरे साथ में अपना जो आंसर है वो शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने स्क्रीन पर, और इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज रीशेड्यूल इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिटेल लोन, स्पेशली हाउसिंग एंड एजुकेशनल लोन। जब यहां पर एजुकेशन लोन में या हाउसिंग लोन में रीशेड्यूल करने की बात आती है, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, तो यहां पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीशेड्यूलिंग, रीशेड्यूलिंग का मतलब क्या हो जाएगा। तो रीशेड्यूलिंग में जो रीपेमेंट पीरियड है ना, जो रीपेमेंट पीरियड है उसको यहां पर एक्सटेंड कर देना, रीपेमेंट पीरियड को यहां पर बढ़ा देना, है ना, रीपेमेंट पीरियड को एक्सटेंड कर देना, या जो रीपेमेंट पीरियड है उसको यहां पर या जो ईएमआई की अमाउंट है उसको मॉडिफाई कर देना, उसमें बदलाव कर देना यहां पर, ड्यू टू चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट और बोरोवर सर्कमस्टांसेस। तो ऐसा करने से यहां पर, ठीक है, जो ईएमआई है विल बी इफेक्टेड, और इसे क्या कहेंगे, रीशेड्यूलिंग के नाम से जाना जाएगा। इसे क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज लोन का रीशेड्यूलिंग। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा, इसमें सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आ जाते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट डिस्टिंग्विश ए जेन्युइन डिफॉल्ट फ्रॉम ए विलफुल डिफॉल्ट इन लोन रीपेमेंट। एक जेन्युइन डिफॉल्ट होता है, एक विलफुल डिफॉल्ट होता है, दोनों में क्या फर्क है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच में अगर आप अंतर देखोगे, दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो जेन्युइन डिफॉल्ट तो वो होता है यहाँ पर, है ना, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई, कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो गए यहाँ पर जिसकी वजह से डिफॉल्ट कर रहे हैं, जैसे किसी पर्सन की जॉब चली गई, जॉब लॉस हो गया, है ना, किसी का बिजनेस सेटबैक्स, किसी का जो बिजनेस है वो चल नहीं पाया, बिजनेस में कुछ खराब सिचुएशन आ गई, ठीक है। तो ऐसा जेन्युइन डिफॉल्ट होता है जिसमें यहाँ पर कस्टमर के पास में कैश फ्लो और पैसा आना बंद हो जाता है, तो वो रीपेमेंट नहीं कर पाता। वहीं पर अगर आप देखोगे वियर एज विलफुल डिफॉल्ट, तो विलफुल डिफॉल्ट में किसी पर्सन, किसी व्यक्ति के पास में रीपेमेंट कैपेसिटी है, उसके पास में भुगतान करने की पावर है, लोन रीपेमेंट करने की पावर है उसके पास में, लेकिन जानबूझकर वो रीपेमेंट करता नहीं है यहाँ पर, है ना। जैसे हमने क्लास में बात की थी विजय माल्या, विजय माल्या उन्हीं लोगों की कैटेगरी में आता है, तो ये कहलाएगा विलफुल डिफॉल्ट। तो इसमें हम किसके ऊपर, सी के ऊपर टिक करेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी ऑफिसर्स अडॉप्ट इन्फॉर्मेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं, भाई सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। आरबीडब्ल्यूएम रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, इसकी हम लगातार आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं, लगातार तैयारी करा रहे हैं। रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट सबसे लास्ट पेपर होता है जीआईबी का, और जीआईबी के एग्जाम आपका होने वाला है मई 2024 में। रजिस्ट्रेशन मार्च में स्टार्ट हो जाएंगे, और हमेशा
मैं आप सभी को बोलते हुए आ रहा हूं लगातार कि अपना जो टारगेट है वो 60+ मार्क्स बना के चलो कि आरबीडब्ल्यूएम रिटेल बैंकिंग में हमें कम से कम 60+ स्कोर करना ही करना है। ओके, एक टॉपिक हमने क्लास में डिस्कस किया था और इस टॉपिक का नाम है डिजिटाइजेशन ऑफ रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट, है ना। इस टॉपिक के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ था एंड इसके हमने कॉन्सेप्ट के बारे में पूरी बात कर ली है। कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के ऊपर हमारा पूरा डिस्कशन हो चुका है एंड उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका मैं पार्ट 1 पहले ही कंप्लीट करा चुका हूं। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस जो वीडियो है उसमें पार्ट 1 आप देख लीजिएगा। एंड यूनिट नंबर 12 है आरबीडब्ल्यूएम का पार्ट 2, जिसका नाम है डिजिटाइजेशन ऑफ रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को लाइक करके जरूर रख लीजिएगा, है ना। जो क्लास है उसमें लाइव बटन के ऊपर जरूर क्लिक कर लीजिएगा सो दैट सारे क्वेश्चंस आपके अकाउंट में सेव हो जाएं। अगर आपको आज से ही अपनी आरबीडब्ल्यूएम की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, आज से ही अपनी आरबीडब्ल्यूएम की जो तैयारी है शुरू करनी है, तो इसके लिए आप जीआईबी का जो महापैक है ना, जीआईबी का महापैक आप सभी के लिए अवेलेबल है। जीआईबी के महापैक 2.0 में एनरोलमेंट कर लीजिए। अगर इसमें आप एनरोलमेंट करेंगे तो आज से ही आपकी जो क्लासेस हैं वो शुरू हो जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आरबीडब्ल्यूएम रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में मॉड्यूल बी में क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर आया है और ये क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ डज द कस्टमर एनालिटिक्स सॉल्यूशन असिस्ट बैंक्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, है ना। अगर आप देखोगे जो कस्टमर एनालिटिक्स सॉल्यूशन है वो यहां पर बैंक में जो टॉप मैनेजमेंट होता है उसे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कैसे हेल्प करते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में यहां पर कैसे काम आते हैं। तो अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए कहता है यहां पर बाय लिमिटिंग द इंफॉर्मेशन टू ओनली मल्टी डायमेंशनल रिपोर्टिंग, एंड ऑप्शन नंबर बी कहता है बाय फोर्सिंग द बैंक्स टू यूज ए वन साइज फिट्स ऑल मॉडल फॉर ऑल द कस्टमर, एंड सी कहता है इट ऑफर्स द फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द बैंक टू सेलेक्ट specific customer analytics functions relevant throughout the customer life cycle stages, and D कहता है by only focusing on the acquisition stage of the customer life cycle। इनमें से हम कहां पर टिक करें, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी, है ना, ये 4 ऑप्शन हमारे पास में है, इनमें से किसके ऊपर टिक किया जाए सो दैट हमें करेक्ट आंसर मिले। तो भाई यहां पर हमारा जो आंसर है वो होगा सी के ऊपर टिक करेंगे। जब हम कस्टमर एनालिटिक्स सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये बैंक्स को एक फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है यहां पर, है ना। जो भी कस्टमर स्पेसिफिक जो कस्टमर अगर यहां पर बैंक क्या कर सकता है, सेलेक्ट कर सकता है स्पेसिफिक कस्टमर एनालिटिक्स, है ना, जो जिसमें यहां पर कस्टमर जो लाइफ साइकिल स्टेज है उसमें अगर हमें एज के अकॉर्डिंग, है ना, अगर हम किसके एज के अकॉर्डिंग बात करते हैं, जेंडर के अकॉर्डिंग बात करते हैं यहां पर, या इनकम लेवल के अकॉर्डिंग अगर हम कस्टमर को एनालाइज करना चाहते हैं, डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, तो वो जो डिसीजन है बैंक यहां पर ले सकता है। तो जो कस्टमर एनालिटिक्स है वो बहुत जरूरी हो जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बैंक। तो इसमें हम किसके ऊपर, सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है यहां पर, अगर क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, व्हाट आर द प्राइमरी आउटकम्स फॉर रिटेल बैंक्स when they focus their banking activities based on the findings from CRM system analysis, है ना। जब हम यहां पर किसकी बात करते हैं कि भाई जो प्राइमरी आउटकम्स है वो क्या है यहां पर, व्हाट आर द प्राइमरी आउटकम्स, जब रिटेल बैंक्स की बात करते हैं, रिटेल बैंकिंग, है ना, जो रिटेल बैंक्स हैं उनकी यहां पर बात की जाती है। जब हम रिटेल बैंक की बात करते हैं तो प्राइमरी आउटकम्स क्या है यहां पर, जब किसके ऊपर फोकस करते हैं, बैंकिंग एक्टिविटीज बेस्ड ऑन द फाइंडिंग फ्रॉम सीआरएम सिस्टम एनालिसिस। सीआरएम क्या है, सीआरएम होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर है, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बैंक्स भी इनका इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, जहां पर कस्टमर का जो डेटा है वो रहता है और कस्टमर के प्रोफाइल को हम देख सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, कस्टमर का जो प्रोफाइल है उसको यहां पर चेक किया जा सकता है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो वी हैव 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शन हमारे पास में हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है स्ट्रीमलाइनिंग इंटरनल बैंक ऑपरेशंस ओनली, बी कहता है इंक्रीज एम्फेसिस सोनली ऑन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एंड सी कहता है यहां पर एनहांस कस्टमर वैल्यू, जो कस्टमर वैल्यू है वो एनहांस होती है, इंक्रीज कन्वर्जन एंड रिटेंशन रेट्स एंड एनहांस प्रॉफिटेबिलिटी। उसके साथ साथ अगर आप डी के ऊपर टिक करेंगे, शिफ्टिंग फोकस एंटायरली टू ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म विदाउट कंसीडरिंग अदर फेसेस,
अगर हम लोग बात करते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो इसमें अगर आप देखोगे जब सीआरएम सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, सीआरएम सिस्टम का भी एनालिसिस में इस्तेमाल होता है कौन से कस्टमर को हमें कौन सा प्रोडक्ट यहां पर रिकमेंड करना है, कौन से प्रोडक्ट कौन से कस्टमर के लिए सुटेबल रहेगा यहां पर, तो सीआरएम हमें बहुत अच्छे से बताता है। और कस्टमर की जो जानकारी है, इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से ही रहती है अगर हमारे पास में सीआरएम बहुत अच्छा है। तो एनहांस कस्टमर वैल्यू, इंक्रीज कन्वर्जन एंड रिटेंशन रेट, इससे कस्टमर की जो वैल्यू है, कस्टमर को जो प्राइस पे करता है उस प्राइस में उसको ज्यादा वैल्यू मिलती है यहाँ पर, ठीक है। एंड जो जो भी लीड्स जनरेट होती है उनका कन्वर्जन रेट इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। कस्टमर का रिटेंशन रेट्स जो है वो इंक्रीज होता है, कस्टमर लंबे समय तक बैंक के साथ में बना रहता है और इससे यहां पर जो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी एनहांस होती है, बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी इससे यहां पर इंक्रीज होती है। तो इसमें हम किसके ऊपर, इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन को लेकर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूल्स इज नॉट मेंशन एज द की मॉड्यूल टू हेल्प बैंक्स परफॉर्म एनालिटिक्स इन दी, है ना, परफॉर्म एनालिटिक्स। ये छोड़ दो यहां से, जो हमने पैराग्राफ है वो हटा दिया, यहां से पैराग्राफ को रिमूव किया है, ठीक है। तो पैराग्राफ हमने यहां से रिमूव कर दिया क्योंकि जगह कम थी। तो यहां तक इसको पढ़िए, इस क्वेश्चन को, है ना, यहां तक इस क्वेश्चन को पढ़िए कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग जो मॉड्यूल है दैट इज नॉट मेंशन एज की मॉड्यूल टू हेल्प बैंक परफॉर्म एनालिटिक्स। ऑप्शन नंबर ए कहता है कस्टमर फीडबैक कलेक्शन हो जाएगा, बी कहता है क्रॉस सेल एंड प्रोडक्ट होल्डिंग एनालिसिस हो जाएगा, एट्रिशन एंड लॉयल्टी एनालिसिस हो जाएगा, या डी ट्रांजैक्शन बिहेवियर एनालिसिस हो जाएगा। इनमें से कौन सा है, किसके ऊपर हम लोग टिक करें? तो भाई यहां पर जो कस्टमर फीडबैक कलेक्शन है ये इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। कस्टमर फीडबैक कलेक्शन इज ये जो मॉड्यूल है दैट इज नॉट मेंशन एज ए की मॉड्यूल टू हेल्प परफॉर्म एनालिटिक्स। अदरवाइज यहां पर जब हम बैंक में, है ना, बैंक में यहां पर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो उसमें जो हेल्प करता है, यहां पर जो सहायता करेगा उसमें एक तो क्रॉस सेल और जो प्रोडक्ट होल्डिंग जो एनालिसिस है उसको उसमें हेल्प करेगा, लॉयल्टी एनालिसिस, एट्रिशन एनालिसिस, ट्रांजैक्शन बिहेवियर एनालिसिस, ठीक है। इन तीनों चीजों में यहां पर काम आएगा, लेकिन कस्टमर फीडबैक कलेक्शन इट इज नॉट द पार्ट ऑफ इट, है ना, ये इसका पार्ट यहां पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डज द एनालिटिक्स सॉल्यूशन प्राइमरी प्रोवाइड टू बैंक्स इन टर्म ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप। जब हम यहां पर कस्टमर रिलेशनशिप की बात करते हैं तो कस्टमर रिलेशनशिप के केस में इनमें से कौन सा है, जब हम एनालिटिक्स सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इनमें से कौन सा यहां पर व्हाट डज द एनालिटिक्स सॉल्यूशन प्राइमरी प्रोवाइड टू बैंक्स इन टर्म ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप। तो एनालिटिक्स सॉल्यूशन यहां पर क्या प्रोवाइड करता है जब हम कस्टमर रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो इनमें से किसके ऊपर टिक करें? ऑप्शन नंबर ए कहता है कि ये सोनली फोकस करता है इंप्रूविंग इंटरनल बैंक प्रोसेस को, ये ओनली हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स विदाउट एनी एक्शनेबल इनसाइट। एंड सी कहता है, सी ही हमारा करेक्ट आंसर भी होगा इस क्वेश्चन को लेकर। ये क्या करता है, इट प्रोवाइड ए रोबस्ट फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, ठीक है। ये एक इस तरह का जो फ्रेमवर्क है वो प्रोवाइड करता है, इस तरह का एक यहां पर स्ट्रक्चर बनाता है जिससे हम यहां पर अपने कस्टमर को बहुत अच्छे से समझ सकें, है ना, हम अपने कस्टमर को यहां पर अच्छे से समझ सकें एंड अपने कस्टमर को हम डिफरेंशिएटेड जो एक्सपीरियंस है वो फैसिलिटेट कर सकें। जब कोई भी कस्टमर हमारे साथ में कनेक्ट होगा, हमारे साथ में जुड़ेगा, तो उसे यहां पर एक अलग लेवल पर अल्टीमेट एक्सपीरियंस मिल सके। एंड इसके साथ साथ एंड एनकम्पासेस एंड टू एंड एनालिटिक अक्रॉस द कस्टमर रिलेशनशिप लाइफ टाइम। जो यहां पर कस्टमर रिलेशनशिप है, ठीक है, अगर हम किसकी बात करते हैं, जो एंड टू एंड एनालिटिक्स है अक्रॉस द कस्टमर रिलेशनशिप, जो लाइफ साइकिल है वो इसमें यहां पर प्रोवाइड करता है, उसके ऊपर इसमें फोकस किया जाता है। तो इसमें हम किसके ऊपर, सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन को लेकर। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने स्क्रीन पर है और ये क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर द एडवांसमेंट ऑफ एनालिटिक सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ डिप्लॉयमेंट एंड इंटीग्रेशन, है ना, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो बेस्ट तरीके से डिफाइन करेगी या मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शंस होगा यहां पर जब हम किसकी बात करते हैं, एडवांटेज ऑफ एनालिटिक सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ डिप्लॉयमेंट एंड इंटीग्रेशन। जब डिप्लॉयमेंट और इंटीग्रेशन की बात आती है तो उसमें इनमें से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए कहता है कि इट रिक्वायर्स एक्सटेंसिव कस्टमाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरहॉल फॉर इंप्लीमेंटेशंस। बी कहता है द सॉल्यूशन कैन ओनली बी डिप्लॉयड आफ्टर रिप्लेसिंग ऑल द एग्जिस्टिंग रिपोर्टिंग एंड मॉडलिंग टूल्स।
सी कहता है कस्टमर एनालिटिक्स सॉल्यूशन रिक्वायर ए मैसिव अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट, एंड डी कहता है दी टेक्नोलॉजी जो एग्नोस्टिक सॉल्यूशन है कैन बी इंटीग्रेटेड विद द बैंक्स करंट रिपोर्टिंग एंड मॉडलिंग टूल्स विद द मिनिमल कस्टमाइजेशन एफर्ट्स, है ना। इनमें से कौन सा है? तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। जो भी हमारी जो टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक सॉल्यूशन है, ठीक है, वो यहां पर इंटीग्रेट करते हैं बैंक्स के जो करंट रिपोर्टिंग एंड मॉडलिंग टूल्स हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि चाहे ब्रांच लेवल पर बात करें, आरओजेडओ लेवल पर बात करें या हेड ऑफिस लेवल पर बात करते हैं, तो बहुत सारे जो रिपोर्ट्स हैं वो जनरेट होती हैं, है ना। बहुत सारे जो मॉडल्स हैं वो तैयार किए जाते हैं जिनको बोलते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग, है ना। फाइनेंशियल मॉडल्स तैयार किए जाते हैं, तो इस तरह के रिपोर्टिंग एंड जो मॉडलिंग टूल्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। तो ये जो एनालिटिक सॉल्यूशंस हैं ये उनके साथ में इंटीग्रेट हो जाता है, ये उसके साथ में लिंक हो जाता है यहाँ पर, सो दैट जो बहुत सारे जो प्रोसेस हैं उनको ऑटोमेट किया जा सके। अगर कोई रिपोर्ट जनरेट कर रही है, अगर कोई इंफॉर्मेशन पास करनी है तो मिनिमाइज किया जा सकता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? यहां पर हमने जो आईडीआरबीटी है उसको लेकर बात की थी। आईडीआरबीटी का पूरा नाम है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, है ना। ये इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने यहां पर स्टेब्लिश किया। तो व्हाट लेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईडीआरबीटी, ठीक है, जो आईडीआरबीटी के एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड इनमें से कौन सा ऑप्शन है, कौन सा यहां पर ऑप्शन है जो एक्यूरेटली इसको डिफाइन करेगा? तो भाई यहां पर इसके लिए आरबीआई की तरफ से एक कमिटी सेटअप की गई थी, है ना। आरबीआई ने एक कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया था और ये कमिटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1994 में। 1994 में ये कमिटी बनी थी यहां पर, और उसके 2 साल के बाद ही यहां पर आईडीआरबीटी को स्टेब्लिश कर दिया था। ये जो कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी वो किस लिए कॉन्स्टिट्यूट की गई थी? सो दैट इंडिया में जो पेमेंट सिस्टम टेक्नोलॉजी है उसको अपग्रेड किया जा सके, है ना, उसको और हाई लेवल पर उसको और एनहांस किया जा सके यहां पर। एंड इसकी जो रिपोर्ट्स हैं, इन इट्स रिपोर्ट एम्फसाइज द नीड फॉर एपेक्स लेवल इंस्टीट्यूशन फॉर रिसर्च इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्पेसिफिक बैंकिंग सेक्टर। जो यहां पर बैंकिंग सेक्टर है, ठीक है, उसमें रिसर्च करे, यहां पर इनोवेशन करें, है ना। जो आईटी से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, यहां पर रिसर्च किया जाए, उससे रिलेटेड डेवलपमेंट किया जाए। तो इसके लिए यहां पर आईडीआरबीटी को सेटअप किया गया। और आईडीआरबीटी कहां पर? हैदराबाद बेस्ड ऑर्गेनाइज, है ना। ये कहां पर? हैदराबाद में स्टैब्लिश रहे हैं, हैदराबाद में इसको सेटअप किया गया है। तो इसमें हम किसके ऊपर? ए के ऊपर टिक करेंगे। ए हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? हाउ हैव द टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंट्रोड्यूस्ड बाय आईडीआरबीटी इंपैक्टेड द इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर? अगर आप देखोगे जो टेक्नोलॉजी सर्विसेज हैं उनको यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया, किसके द्वारा? आईडीआरबीटी ने उनको इंट्रोड्यूस किया। एंड इट इज इंपैक्टेड द इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। इसने जो इंडियन बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर को बहुत बड़े लेवल पर इंपैक्ट किया। और जो आज के समय में आप देख रहे हो, इंडिया बैंकिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजी में इतने हाई लेवल पर यहां पर चीजें अपग्रेड हो चुकी हैं, तो उसके पीछे आईडीआरबीटी का बहुत बड़ा हाथ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए कहता है दे वीआर इंट्रोड्यूस बट नॉट यूटिलाइज्ड बाय एनी बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बी कहता है दे प्लेड ए मिनिमम रोल एंड हैड नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। सी कहता है दीज सर्विसेज हैव बिकम द फाउंडेशन फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द सेक्टर and enhancing its efficiency and playing a crucial role in advancing the electronic payment system। इनमें से किसके ऊपर टिक किया जाए? तो क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम किसके ऊपर, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो हमारा सी हो जाएगा। ये जो सर्विसेज यहां पर जिसमें आईडीआरबीटी ने बड़े लेवल पर काम किया है, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईटी, है ना। ये बैंकिंग सेक्टर में आईटी को इंप्लीमेंट करने के पीछे आईडीआरबीटी का बहुत बड़ा हाथ है यहां पर। इसी ने यहां पर जो एफिशिएंसी है, ठीक है, उसको एनहांस किया, है ना। इसकी जो एफिशिएंसी उसको यहां पर बहुत बड़े लेवल पर उसमें इंप्रूवमेंट किया। और उसके साथ साथ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहां पर, जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम इंडिया में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। जो आज के समय में आप देख रहे हैं क्यूआर कोड के थ्रू स्कैन करके पेमेंट हो जा रहा है। और यहां पर अगर आप देखोगे वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जो क्रिएट होता है उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो आप देखते थे कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, कस्टमर का नाम, है ना, ब्रांच का एड्रेस, बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी पेमेंट करने के लिए। और आज के समय में ओनली मोबाइल नंबर बताइए, आधार नंबर बताइए, ठीक है, अपना वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बता दो, है ना, इन सब से पेमेंट हो जाती है ना। जो सिस्टम है तुरंत यहां पर आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये किसका नाम है, और नाम को भी वेरीफाई कर देगा कि आपने ये जो
यहाँ पर वर्चुअल पेमेंट एड्रेस डाला है जो, ठीक है, इस नाम ये इस नाम से है ना, जिस कस्टमर का ये है उसका ये नाम है यहाँ पर, तो नाम भी आप मैच कर सकते हैं। और अगर आप गलत पुट करोगे तो बोल देगा ये सही नहीं है यहाँ पर, तो उसके रियल टाइम बेसिस पर उसका वेरिफिकेशन हो जाता है। तो इसमें हम किसके ऊपर, इसमें सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में, और क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। इसमें यहां पर एनएफएस के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? एनएफएस। एनएफएस है नेशनल फाइनेंशियल स्विच। व्हाई डिड द इंस्टीट्यूट हैंड ओवर द एनएफएस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, है ना। यहां पर जो आईडीआरबीटी है उसने एनएफएस को हैंडओवर कर दिया, किसको? ये इसने हैंडओवर कर दिया था एनपीसीआई को, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को दे दिया, और बोला कि हमने ये डेवलप कर दिया, सब बना दिया, अब आप इसको देखिए। ऑप्शन नंबर ए कहता है टू रिडायरेक्ट फोकस टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन द बैंकिंग। बी कहता है ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स फेस्ड बाय द इंस्टीट्यूट। सी कहता है एज मैंडेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। डी कहता है टू अलाइन विद इंटरनेशनल बैंकिंग स्टैंडर्ड्स। इनमें से हम किसके ऊपर टिक करें? तो भाई यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? इसमें हम ए के ऊपर टिक कर देंगे, टू रीडायरेक्ट फोकस टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन दी बैंकिंग। ठीक है, इसने जो इसमें काम हुआ है वो किस लिए काम हुआ है? सो दैट यहां पर जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है एंड रिसर्च इन दी बैंकिंग है उसके ऊपर फोकस किया जा सके, उसको रीडायरेक्ट कर सके यहां पर। और जो इंडिया में एटीएम्स का जो पूरा का पूरा नेटवर्क है उसको यहां पर आपस में कनेक्ट किया जा सके, है ना। आप देखते हैं ना, कस्टमर किसी भी बैंक से बिलोंग करता है, वो किसी भी बैंक के एटीएम से जाकर कैश विड्रॉल कर सकता है और अदर जो सर्विसेज है वो एटीएम के थ्रू ले सकता है। वो किसकी वजह से? एनएफएस की वजह से वो पॉसिबल है यहाँ पर। चलिए बढ़ते हम लोग आज के क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और ये आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट वाज द प्राइमरी रिकमेंडेशन ऑफ द एक्सटर्नल एक्सपर्ट कमिटी EERC हेडेड बाय डॉक्टर सी रंगराजन? डॉक्टर सी रंगराजन की तरफ से यहां पर प्राइमरी रिकमेंडेशंस क्या थी? जो एक्सटर्नल एक्सपर्ट रिव्यू कमिटी को यहां पर सेटअप किया गया था, इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी? तो इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि इंस्टीट्यूट शुड एक्सपेंड जो अपनी सर्विसेज है ऑफरिंग टू इंटरनेशनल बैंक्स एंड टू फंक्शन एज ए प्रीमियर एंटिटी इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इंस्टीट्यूट नीड्स टू डाइवर्स इट्स सर्विसेज फंक्शंस। एंड सी कहता है इंस्टीट्यूट शुड पार्टनर विद द ग्लोबल टेक कंपनीज, या जो IRDBT है, ठीक है, IDR जो BT है शुड मर्ज विद द अनदर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन टू स्ट्रेंथन दी इट्स कैपेसिटीज। तो यहां पर जो IDRBT है ना, उसको मर्ज करने की बात तो बिल्कुल नहीं हुई, है ना, मर्ज करने के तो कहीं भी रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन इसको यहां पर बोला गया है कि टू फंक्शन एज ए प्रीमियर एंटिटी, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसमें प्रीमियर एंटिटी के ऊपर काम करे। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो सिर्फ यहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर रहेगा, है ना। एक ऐसा इंस्टीट्यूट चाहिए जो यहां पर सर्विस फंक्शंस के ऊपर काम करे, डिजिटल बैंकिंग के ऊपर काम करे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर काम करें, ठीक है, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें यहां पर। उसमें इस कमेटी की तरफ से रिकमेंडेशन आई जिसको डॉक्टर सी रंगराजन जी यहां पर हेड कर रहे थे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? हु टुक ओवर द मेजर सर्विसेज लाइक इन्फिनेट, SFMS एंड IBCC फ्रॉम IDRBT? तो जो IDRBT है उसने यहां पर इन्फिनेट, SFMS या IBCC ये किसको हैंडओवर कर दिया? इन्फिनेट इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क, SFMS स्ट्रक्चर फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम, और IBCC एक यहां पर इंडियन बैंकिंग में एक क्लाउड कंप्यूटिंग कम्युनिटी, जो क्लाउड है ना, कम्युनिटी जो क्लाउड सिस्टम है यहां पर, ये किसको हैंडओवर कर दिया? तो ये हमने क्लास में बात की थी कि भाई ये किसको, इफ्टास को हैंडओवर कर दिया गया। और इफ्टास का पूरा जो 100% स्टेक है वो किसके पास है? RBI के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। तो जो इफ्टास है दैट इज द 100% सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI की पूरी 100% सब्सिडरी है ये। तो इसमें हम किसके ऊपर? सी के ऊपर टिक करेंगे। तो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये 10 क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया है जल्दी से आप मेरे साथ में शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना सो दैट सारे क्वेश्चंस आपके अकाउंट में सेव हो जाएं। फ्यूचर में है ना, जब भी एग्जाम से पहले इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना बैठेंगे तो रिवाइज करने के लिए सारे क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल रहने चाहिए, ठीक है। एंड ये जो क्लासेस हैं, आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक तो हमें आते ही नहीं है, इन टॉपिक के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं है, इन टॉपिक के जो आंसर हैं हम कैसे निकालें? तो इसका एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। ये सारी चीजें आप कहां से सीख सकते हैं? इसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप डायरेक्टली विजिट करो, adda247.com पर विजिट करो,
कर लीजिए और उसके बाद में एग्जाम कैटेगरी में जेआईबी सीआईबी के ऊपर क्लिक कर लो और यहां पर जेआईबी मई 2024 के ऊपर क्लिक कर लीजिए, है ना। अभी रिसेंटली बिल्कुल नया बैच स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है शपथ जेआईबी मई 2024 बैच या रिजोल्यूशन जेआईबी मई 2024 बैच। इसमें भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी और अगर आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए, आज से ही क्लासेस अटेंड करनी है, तो जेआईबी का महापैक 2.0 एक बेस्ट सॉल्यूशन सामने निकल कर आता है। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, ई बुक्स मिल जाएंगी और जो वीडियोस हैं वो सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। और इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आप यहां पर बाय नाउ के ऊपर क्लिक कीजिए और एक स्पेशल कोड है जिसका नाम है Y195। ये कोड इस्तेमाल करेंगे, अप्लाई के ऊपर यूज करेंगे, है ना। अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप देखेंगे 77% का जो डिस्काउंट है आपको मिल जाता है। यहां पर 1% का डिस्काउंट आपको अडा 24/7 एप्लीकेशन में मिलेगा और इसके साथ साथ 6898 है ना, 6898 रुपीज में 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ में जेआईबी महापैक 2.0 आपको मिल जाता है और इससे आज से ही आपकी जो कंप्लीट प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। साथ में आपको 5000 क्वेश्चन, 5000 क्वेश्चन फ्री में मिलेंगे ये कोड Y195 इस्तेमाल करने पर। ठीक है, चलिए फिर तो इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में है, क्लिक करें, एनरोलमेंट करें, तैयारी शुरू कर दें। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रश्न हो, क्वेरी है, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें